गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश जलावा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। हमारा चल रहा है बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारी चल रही है फोर्थ यूनिट। और फोर्थ यूनिट में हमारा जो टॉपिक था वो था मिसलेनियस सब्सटेंस। और मिसलेनियस सब्सटेंस में आज हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक हमारा है हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स क्या होते हैं, इनके क्या यूज़ होते हैं, आज इसे हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। यदि आपके मन में कोई डाउट होता है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि टॉपिक में छूटा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है, आप सब लोग जानते हैं, डेली यूज़ में ये चीज़ें हमारे आती हैं। हेमेटेनिक्स आर द सब्सटेंस दैट आर यूज टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में क्या बनाएंगे, आरबीसी को बढ़ाते हैं। आरबीसी क्या होती है, हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं। आपको पता होता है कि जब भी ब्लड हमारा होता है तो ब्लड में हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। और हमारी बॉडी में जो आरबीसी का सबसे एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आरबीसी में क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन होता है। और ये हीमोग्लोबिन हमारी मदद करता है ऑक्सीजन के सर्कुलेशन में, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और हमारी बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है, एवरी सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। तो इसलिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई हो जाती है तो आरबीसी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो कोई जीवित रह ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन को जो प्रोवाइड करा रहा है, ऑक्सीजन को बॉडी में सप्लाई कर रहा है, तो वो मेन काम हमारा होता है आरबीसी का। तो चलिए जानते हैं हमारे हेमेटेनिक्स क्या होते हैं। तो हेमेटेनिक्स की हम लोग बात कर रहे थे कि हेमेटेनिक्स आर द सब्सटेंस दैट आर यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल एंड इम्प्रूव हीमोग्लोबिन लेवल इन केस ऑफ एनीमिया। आप एनीमिया जानते हैं, डिजीज़ क्या होती है हमारी, एनीमिया। एनीमिया होती है डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, और जब ब्लड की डिफिशियंसी होती है तो उसमें भी अपना मेन अपना होता है आरबीसी, यानी कि हमारी बॉडी में आरबीसी की जब कमी होती है उसी कंडीशन को अपन लोग एनीमिया कहते हैं। आप लोग देखते हैं कई बार क्या होता है कि डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं और डॉक्टर हमें क्या करता है कि जो भी बीमार, कई बार हमारी बॉडी में ब्लड कम हो जाता है तो वो कहता है कि आपकी बॉडी में ब्लड कम है। तो ये सब चीज़ हमें कहाँ से पता लगती है, हम हमारे हीमोग्लोबिन का लेवल चेक कराते हैं। आपको पता है हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है। अगर हम लोग मेल की बात करते हैं तो इनमें होता है 14 to 16, और फीमेल की बात करें तो होता है 12 to 14। ये हमारे हीमोग्लोबिन का लेवल होता है और इसी लेवल के बेस पे डॉक्टर हमसे कहता है कि आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे बढ़ाएं, इनकी आपूर्ति हम लोग कैसे करेंगे, तो यही सब आज हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो हेमोटेनिक्स के रूप में यूज़ होता है वो होता है हमारा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हमारी बॉडी में क्या करता है कि जो ब्लड की जो क्वांटिटी है, ब्लड का प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब किस तरह से बढ़ाता है, आप देखिए, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन बना होता है हमारा हिम आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन। हिम आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन तो हमारी बॉडी में मिल जाता है, तो जो आयरन की डिफिशियंसी होती है, यानी कि जो कमी हो जाती है, उसके कारण हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड का लेवल कम हो जाता है। तो जो फेरस सल्फेट है, फेरस यानी कि ये आयरन का ही फॉर्म है। तो ये आयरन क्या होता है, फेरस के फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रोवाइड कराते हैं हम लोग, जो कि क्या करता है कि आपकी हीमोग्लोबिन में बनने में मदद करता है और आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल इम्प्रूव करता है। किस तरह से करता है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग देखेंगे। फेरस सल्फेट की हम लोग बात कर रहे थे। तो फेरस सल्फेट की मैकेनिज्म हम जान रहे हैं। फेरस सल्फेट इज अ सोर्स ऑफ आयरन। जैसे मैंने आपको बताया, फेरस सल्फेट हमारा क्या होता है, सोर्स ऑफ आयरन। आयरन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe। तो जो यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4। तो यहाँ पे क्या है हमारा, आयरन सल्फेट इज अ सोर्स ऑफ आयरन। ये हमारा काय का सोर्स होता है, आयरन का होता है, विच इज़ इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हमारे हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो काय से बना होता है, हिम आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन से।
तो अगर बॉडी में प्रोटीन है और आयरन नहीं है तो भी अब हमारा क्या होगा, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फेरस सल्फेट लेते हैं। और फेरस सल्फेट क्या है, फेरस सल्फेट इज अ सोर्स ऑफ आयरन, ये आयरन का सोर्स है। विच आर इसेंशियल, इसेंशियल मतलब जो कि आवश्यक है प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट हेल्प इंक्रीज द अमाउंट ऑफ आयरन अवेलेबल इन द बॉडी विच इज़ नेसेसरी फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। ये हमारी बॉडी में क्या होता है, आयरन की जो कमी थी, जो आयरन की कमी उसको पूरी करेगा और हमारे क्या करता है यहाँ पे हीमोग्लोबिन और आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है। इसके यूज़ हम लोग देखें तो यूज़ में अपने पास क्या है, यूजेस है हमारे पास कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। जब भी किसी पेशेंट को एनीमिया हो जाता है उस समय हम लोग फेरस सल्फेट उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको दवाई में लिखते हैं कि आप ये दवाई लीजिए जिससे आपको आयरन की पूर्ति होगी। और जब आयरन की पूर्ति होगी, आयरन की अवेलेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन और आरबीसी का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। इट हेल्प रिस्टोर नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करता है। इन इंडिविजुअली विथ आयरन डिफिशियंसी, ये आयरन डिफिशियंसी में मदद करता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर अपन लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक होता है इसमें कई बार क्या करता है, कुछ डिसऑर्डर क्रिएट करता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या नोजिया भी आपको हो जाता है। और इसका ओवरडोज अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, ओवरडोज अगर लेंगे तो हमें आयरन पॉइजनिंग हो जाती है, आयरन पॉइजनिंग हो जाती है जो कि क्या होती है हमारे लिए काफ़ी डेंजरस होती है। तो इसके हमने क्या पढ़े, इसके किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं और इसके मेन यूजेस क्या है और साइड इफ़ेक्ट क्या है। अगला आता है अपना फेरस ग्लूकोनेट। फेरस ग्लूकोनेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फेरस ग्लूकोनेट भी क्या है, लाइक फेरस सल्फेट की तरह ये भी क्या करता है, बॉडी में आयरन, एक आयरन सप्लीमेंट है, यानी कि आयरन को प्रोवाइड कराता है। और ये भी कब यूज़ करते हैं हम लोग, इसे हम लोग कब यूज़ करेंगे, इसे हम लोग यूज़ करते हैं आयरन डिफिशियंसी में। कब यूज़ कर रहे हैं इसे, ट्रीट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। जब भी आयरन की कमी से हमारी बॉडी में क्या होता है, एनीमिया का हम लोगों को सिम्टम्स दिखते हैं तो हम इस तरह की ड्रग यूज़ करते हैं। ये भी क्या है, अल्टरनेटिव है। इट इज़ अ माइल्ड अल्टरनेटिव टू फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट का अल्टरनेटिव होता है जो कि बॉडी में क्या कराता है, आयरन को प्रोवाइड कराएगा जिससे हीमोग्लोबिन और आरबीसी का प्रोडक्शन इम्प्रूव होता है। इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। कौन से साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, ये भी क्या होता है कि जिस तरह फेरस सल्फेट हमारे कॉन्स्टिपेशन वगैरह कराता है तो ये भी सेम कंडीशन कॉन्स्टिपेशन कराता है, स्टमक अपसेट और नज़ वगैरह ये डिसीज़ में हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पॉइजन एंड एंटीडोट्स। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, पॉइजन और एंटीडोट। आपको नॉर्मल पता होगा पॉइजन, पॉइजन हम किसे कहते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं। टॉक्सिक से मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि पॉइजन कोई अलग से कोई चीज़ आ गई कि ये हमारे लिए इसी को हम पॉइजन कहेंगे। ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, जिसे अपन लोग कहते हैं कि हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, जो अभी हम लोग फूड इनटेक करते हैं वो तो हमारा नॉर्मल फूड है, लेकिन कई बार क्या होता है फूड की भी हमारे पास क्या हो जाती है, पॉइजनिंग हो जाती है। तो फूड तो हमारा पॉइजन नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर हम लोग कई बार क्या होता है इन्फेक्टेड फूड हम लोग ले लेते हैं या फिर कंटेमिनेट फूड हम लोग ले लेते हैं। प्रदूषित खाना अगर हम लोग खा लेते हैं हमें उससे भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो जो हमें प्रॉब्लम होती है कई बार वो पॉइजन का रूप ले लेती है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी में क्या हो जाते हैं, आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं और आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, आपके लिए हार्मफुल रहेंगे, वो सभी आपके पॉइजन कहलाते हैं। पॉइजन से मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस को हम लोग पॉइजन कह रहे हैं। यहाँ पे पॉइजन का मतलब है कि जो भी आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो, आपके लिए खाना खा रहे हैं, अगर खाने से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो हम उसे भी फूड पॉइजन कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो पॉइजन और जो पॉइजन का ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीडोट्स। यानी कि कोई भी पॉइजन हमारे बॉडी में आ जाता है उस समय बॉडी हार्मफुल इफेक्ट होती है। अब उससे प्रोटेक्शन के लिए, उससे बचने के लिए हम जो भी ड्रग यूज़ करेंगे वे सभी हमारे एंटीडोट्स कहलाते हैं। तो दीज सब्सटेंस आर यूज टू ट्रीट पॉइजनिंग। ऐसे सब्सटेंस जो काय के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं और पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, आइदर बाय द न्यूट्रलाइजिंग
और द एब्जॉर्बिंग द टॉक्सिन। अभी हमारे पास जब भी एंटीडोट्स होते हैं तो टू टाइप से हमारे पास होते हैं। किस तरह से होते हैं ये हमारे पास टू टाइप्स होंगे, या तो पॉइजन को न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी कि उसका जो भी हार्मफुल जो टॉक्सिसिटी है उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, एसिडिटी हो रही है किसी को, और एसिडिटी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी बेसिसिटी वाला प्रोडक्ट उन्हें दे देते हैं। यानी कि आपको एसिडिटी हो रही है और आप कोई भी बेसिक सब्सटेंस लेके डायरेक्ट उसे स्टमक में इंट्रोड्यूस कराते हो तो जाके दोनों एसिड बेस मिलके न्यूट्रल हो जाता है। तो उसी तरह हमारे पास क्या हो गया कि जब भी हम लोग एंटीडोट्स यूज़ करते हैं तो टू टाइप से वर्क करते हैं, या तो जाके हमारे पॉइजन को न्यूट्रलाइज करेंगे या फिर उसे एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे पॉइजन हमारा इस तरह से हमारा पॉइजन के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर कोई सब्सटेंस हमारा आता है, अब ये सारे इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अपने पे चिपका लेता है या इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये दो तरीके से होता है। अब ये जैसे ही इस सब्सटेंस के अंदर आ गए तो जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, फ्री मॉलिक्यूल्स थे जो हमारी बॉडी को टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते थे, उन सबको हमने हमारे इस मॉलिक्यूल्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे क्या हो जाएगा कि अब ये इन्फेक्टेड सिर्फ इतना सा जो हमारा मटेरियल ये है जिनको यहाँ एक बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड यानी बंद बना लेगा और अपने में चिपकाए रखेगा, और ये बॉडी से बाहर हो जाता है। तो पूरा पॉइजन बॉडी से बाहर हो गया तो आपके पास टॉक्सिसिटी होगी ही नहीं। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह से हम लोग उसको यूज़ करते हैं, या तो हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करेंगे या फिर उनको टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इसमें हमारा जो पहला सब्सटेंस है वो हमारा है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट की हम लोग बात करें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग देखते हैं। तो ये क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट एक्ट एज अ एंटीडोट बाय द कन्वर्टिंग साइनाइड इनटू द लेस टॉक्सिक कंपाउंड थायोसाइनेट विच कैन बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। कहने का मतलब ये है कि जो सोडियम थायोसल्फेट है Na2S2O3, जो हमारा सोडियम थायोसल्फेट है, ये किस तरह से वर्क करता है, ये एज अ एंटीडोट हमारी बॉडी में वर्क करेगा। और ये क्या करता है कि जो साइनाइड होता है, साइनाइड को कन्वर्ट कर देता है। किस चीज़ में कर देता है, साइनाइड हमारे लिए क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये हमारे लिए क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो इसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इनटू द लेस टॉक्सिक, मतलब थोड़ा सा कम टॉक्सिक रहेगा, लेस टॉक्सिक कंपाउंड थायोसाइनेट। मतलब क्या था, हमारा साइनाइड था, और साइनाइड को क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा जो सोडियम थायोसल्फेट है ये हमारे साइनाइड को क्या कर देगा, हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस क्या था, साइनाइड, और ये कन्वर्ट कर रहा है काय में, थायोसाइनेट में। तो ये जो साइनाइड था ये हमारे लिए क्या था, ज़्यादा टॉक्सिक था, लेकिन जो हमारे थायोसाइनेट बना ये लेस टॉक्सिक है, यानी कि कम टॉक्सिक है, मतलब कम हानिकारक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, इस तरह से अगर जब हमारे पास कोई भी साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है बॉडी में तो हम सोडियम थायोसाइनाइड लेते हैं, सोडियम थायोसल्फेट लेते हैं। ये सोडियम थायोसल्फेट क्या करेगा, जाके हमारे साइनाइड को थायोसाइनाइड में कन्वर्ट करता है और हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद जो भी साइनाइड जो थायोसाइनाइड बनता है ये यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, यानी कि बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो उसकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है। इसके यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो प्राइमरली यूज टू ट्रीट द साइनाइड पॉइजनिंग, इसे साइनाइड की पॉइजनिंग में यूज़ करेंगे, स्पेशली इन द इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में ही मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। इसके जो मेनली काम है, मतलब आपको क्या करेंगे, जो साइनाइड है उसको थायोसाइनाइड में कन्वर्ट करता है और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर कर देता है, और हम इसका यूज़ करते हैं। ये क्या हो गया, उसे जाके न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कि उसको कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या हो जाता है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो ख़त्म हो जाता है और उससे लेस टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है, और वह भी हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है, यानी कि एक्सक्रीट हो जाता है। दूसरा हमारा आता है यहाँ पे एक्टिवेट चारकोल। एक्टिवेट चारकोल आप जानते हैं, एक्टिवेट चारकोल क्या होता है, हमारा कोयले ही होता है। तो इसका जो नेचर होता है, इसका होता है एब्जॉर्बिंग का। हमने टू टाइप्स के पढ़ा था, या तो न्यूट्रलाइज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे एक्टिवेट चारकोल एब्जॉर्ब द टॉक्सिन, ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को, टॉक्सिन को क्या करता है, अपने में एब्जॉर्ब करता है। और कहाँ से करता है, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में करेगा, और प्रिवेंटिंग दियर एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड सीरम। होता क्या है कि जब भी अगर हमारे पास कोई भी ओरली हमारे पास कोई पॉइजनिंग हो जाती है तो हमारा जो सब्सटेंस वो हमारे कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, और स्टमक से क्या हो जाता है, जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है,
स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, ये वहाँ से ब्लड सिरम में चले जाता है एब्जॉर्ब होके, और जब ब्लड सिरम में एक बार सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पॉइजन आ गया तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, और जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा तो अपना टॉक्सिक इफेक्ट पूरी बॉडी में देगा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे अगर आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कोई भी फूड पॉइजनिंग हो या एनी अदर कोई भी पॉइजनिंग आपके पास हो जाती है, तो आप एक्टिवेट चारकोल का यूज़ करेंगे। अब ये क्या होता है कि जैसे हमारे स्टमक में ये स्टमक में हमारे जैसे आता है, ये हमारे पास पॉइज़न हो गया, और इस पॉइज़न के जाने के साथ अब हमारा एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा ये एक्टिवेट चारकोल आता है और इन सबको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के साथ क्या करता है, वो ये कंप्लीट बॉन्ड बना लेता है। और ये क्या होता है, फिर हमारी बॉडी में जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है कि उस पॉइज़न को अब यहाँ से ब्लड सिरम में आने नहीं देता है, और जब ब्लड सिरम में नहीं आएगा तो वो सीधा अपने इंटेस्टाइन होते हुए हमारे स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगा, और हमारे पास टॉक्सिसिटी से हमें प्रिवेंट करेगा, यानी कि हमें बचा लेगा। तो इस तरह से भी हमारी बॉडी में हम यूज़ करते हैं। इसके यूजेस अगर हम लोग देखें तो इट इज़ कॉमनली यूज इन केस ऑफ पॉइजनिंग और ओवरडोज इफ़ द पर्सन हैज़ द रिसेंटली इंजेस्टेड द टॉक्सिन सब्सटेंस। हाँ, लेकिन इसकी एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिसेंटली कोई अगर पॉइजनिंग हुई है तो अगर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी पॉइजन हमारे ब्लड सिरम में यानी कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चले जाता है तो फिर हम इसे चारकोल का यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चारकोल हमारे ब्लड में जाके एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, और अगर हो भी गया तो वहाँ जाके क्या होगा, वो पॉइजन को अब एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये सिर्फ क्या होता है, हम ओरली इसको यूज़ करते हैं। तो इसको अगर हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब ये रिसेंटली किसी ने पॉइजनिंग वाली कंडीशन आई है और हम उसे रिसेंटली ही हम उसे यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में ये हमारे पास क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन कराता है, ब्लैक स्टूल, क्योंकि चारकोल रहेगा तो ब्लैक कलर का तो रहेगा, तो जो स्टूल का कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है। और कई केस में क्या होता है कि हमें वॉमिटिंग कॉज भी ये कराता है, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, इसे बॉडी क्या करती है, इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है। तो कई बार क्या होता है कि इरिटेशन होता है, जिसके कारण हमें वॉमिटिंग वगैरह भी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट की अगर हम लोग बात करें तो सोडियम नाइट्रेट क्या यूज़ होता है, ये भी हमारे साइनाइड में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होगा, हमारे साइनाइड पॉइजनिंग में होगा। और इट वर्क बाय द इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मेथोमोग्लोबिन। ये क्या करता है कि ये मेथोमोग्लोबिन कन्वर्ट करता है, विच बाइंड द साइनाइड, इससे जाएगा और जाके साइनाइड के साथ ये बाइंड हो जाता है, और क्या करता है, प्रिवेंट इट टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द सेल। अब क्या हो जाएगा कि जैसे हमारे लिए साइनाइड टॉक्सिक है, लेकिन ये क्या करता है कि हमारा जो सोडियम नाइट्रेट होता है इससे क्या कनेक्ट करा देता है, मेथमोग्लोबिन को कनेक्ट कराएगा। तो जब साइनाइड फ्री फॉर्म में रहेगा तो ही क्या कराएगा, ये हमारे लिए टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन साथ ही अदर प्रोडक्ट जुड़ जाते हैं तो अब ये क्या हो जाता है कि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, और हमें इससे प्रिवेंशन मिलती है और हम इससे प्रिवेंट होते हैं। यूज़ की बात करेंगे तो सोडियम नाइट्रेट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर द साइनाइड पॉइजनिंग। इसे हम ये साइनाइड पॉइजनिंग में यूज़ करेंगे, और यूज़ इन कॉम्बिनेशन विद सोडियम थायोसल्फेट। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सोडियम थायोसल्फेट के साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और बात करेंगे इसके हम साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है, इसमें कई बार जब हम इस तरह की ड्रग यूज़ करते हैं तो हमें क्या करता है, हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर, यानी कि आपके बीपी क्या हो जाता है, नॉर्मल से कम हो, इस तरह की दवा करने से कम हो जाता है, जिससे आपको डिजीनेस वगैरह हो जाती है। और मेथमोग्लोबिन क्या होता है, इनकरेक्ट यूज इनकरेक्टली। तो ये इस तरह की हमारे पास साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे एस्ट्रिंजेंट। अगला हमारा टॉपिक है एस्ट्रिंजेंट की हम लोग बात करते हैं। तो एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, एस्ट्रिंजेंट होते हैं हमारे ऐसे सब्सटेंस जो कि किसी भी टिश्यू या सेल में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। कॉन्ट्रैक्शन कराने का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये आपके ये सेल्स टिश्यू हैं, ये अभी इतना स्पेस घेरे हुए हैं, लेकिन ये जब इस तरह के हम लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो ये क्या कराते हैं, इनको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं, मतलब इनका साइज कम कर देते हैं। अब देखिए ये जो साइज में अंतर आया,
इससे क्या हो गया कि ये एक दूसरे के पास पास आ गए, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और जब भी किसी चीज़ में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जब चीज़ें पास पास आ जाती हैं तो वो टाइट हो जाती हैं, यानी कि थोड़ा सा उनके बीच का इंट्रा स्पेस था वो क्या हो गया, हमारा कम हो गया, चीज़ें हमारी टाइट हो गई। और इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हमने पास क्या हो रहा है कि अपना कोई पाइप है, इसमें से पानी बह रहा है, और इसका हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग आधा छेद बंद कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ से आउटपुट था, पहले ये 2 इंच में था, अब ये कितने 2 इंच का पाइप था, 2 इंच का था, अभी हो गया आधे इंच का पाइप। तो इसमें से क्या हो जाएगा, जो भी मटेरियल बाहर जा रहा था, जो वाटर जा रहा था, उसका क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसका जो स्पेस था वो क्या हो गया, कम रह गया। सेम कंडीशन ये होती है जब भी हमारी बॉडी में कहीं से ब्लडिंग होती है, या कोई भी चीज़ हमारी बॉडी से सीक्रेट होती है, तो हम एस्ट्रिंजेंट यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, रिड्यूसिंग सीक्रेशन, वो क्या कर देते हैं, सीक्रेशन को कम कर देते हैं, एंड ब्लीडिंग। ये दो चीज़ें क्या इसका रहता है कि जैसे आपकी सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में क्या हो जाता है, स्पेस होता है, और जब स्पेस रहेगा तो यहाँ से चीज़ें निकलेंगी। अगर इसी स्पेस को हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो ये अब टाइट हो गई, ब्लॉक हो गई, तो यहाँ से कोई भी चीज़ आएगी तो बाहर नहीं निकल पाएगी। सेम कंडीशन हमारे एस्ट्रिंजेंट का है, जो कि क्या करते हैं, आपकी जो सेल्स और टिश्यू होते हैं उनमें कॉन्ट्रेक्शन करा देते हैं। कॉन्ट्रेक्शन कराने से किसी भी सीक्रेशन को रिड्यूस किया जा सकता है, ब्लीडिंग को रिड्यूस किया जा सकता है। तो क्या हो गया यहाँ पे, हमारे एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, astringent are the substance that cause tissue to contract or tight, reducing secretion and bleeding। अब इस हमारे कौन कौन सब्सटेंस हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें सबसे पहला सब्सटेंस आता है अपना जिंक सल्फेट। आपने देखा होगा जिंक सल्फेट वगैरह, जब भी हम लोग कोई ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं किसी घाव वगैरह पे, तो ये जिंक सल्फेट आपको उसमें अक्सर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या, जिंक सल्फेट हैज़ अ माइल्ड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, मीनिंग इट कॉज द टिश्यू टू टाइट एंड रिड्यूस सीक्रेशन और ब्लीडिंग। ये क्या करते हैं, हमारे इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, और ये क्या कराते हैं, हमारे टिश्यू में टाइटनेस वगैरह कराते हैं, और सीक्रेशन और ब्लीडिंग को रिड्यूस करते हैं। अब इसको हम लोग यूज़ कब करते हैं, इट इज़ यूज इन ट्रीटिंग स्किन इरिटेशन, माइनर वॉन्ड, एज एन एस्ट्रिंजेंट इन आई ड्रॉप, एंड कंडीशन लाइक द कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस वायरस वाला आपने देखा होगा, जब किसी को आँखों से आँखें में इन्फेक्शन हो जाता है, तो आँखों से क्या होता है, पानी निकलने लगता है, यानी कि सीक्रेशन हो रहा है। उस कंडीशन में अब जो आँखों से बार बार आंसू आ रहे हैं, तो अपन इस तरह के ड्रॉप यूज़ करते हैं जिंक सल्फेट के, जो कि क्या कराते हैं, आपकी आँखों से आंसू निकलने को बंद कराते हैं। तो क्या होता है, कई बार आपकी बॉडी में स्किन पे इरिटेशन होती है, वहाँ भी अपन लोग क्या करते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। या जब भी कोई घाव वगैरह हो जाता है, माइनर वॉन्ड्स वगैरह हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि आपकी बॉडी से सीक्रेशन होता है, उसमें आपको ये मदद करता है। इनके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ये इरिटेशन करा देते हैं, वॉमिटिंग करा देंगे, और नौसिया वगैरह कंडीशन हमारे पास हो जाती है। नेक्स्ट आता है पोटास एलम। पोटास एलम को सभी लोग जानते हैं, इसका फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। और जब भी आपकी बॉडी में आपने देखा हो, कई बार आप शेव वगैरह कराते हैं, शेविंग के लिए जाते हैं, कट जाता है, तो वहाँ पे आपके जो कट लगा है, जहाँ पे आपकी स्किन में ब्लडिंग होने लगी है, वहाँ पे अपन लोग फिटकरी का यूज़ करते हैं। और कुछ टाइम में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, और आगे हमारा ब्लडिंग रुक जाती है। उसका मेन कारण ये है कि जैसे ये आपकी स्किन है, और आपकी स्किन पे कोई भी कट लग जाता है, और जब आपकी बॉडी पे कट लग गया, तो यहाँ से ब्लडिंग होने लगी। अब इस ब्लडिंग पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा फिटकरी यूज़ करेंगे, और फिटकरी यूज़ करने के साथ क्या होता है, आपकी बॉडी का ब्लडिंग थोड़ी देर में रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ से जो आपके टिश्यू कट गए थे, इनके बीच में जगह हो गई, यहाँ से क्या होता है, ब्लडिंग होने लगी। कुछ देर में क्या होता है, जैसे पोटास एलम अपन लोग यूज़ करते हैं, तो आके इसको क्या करता है, इन टिश्यू में कॉन्ट्रेक्शन कराता है, जिससे क्या होता है, ब्लडिंग अपने आप रुक जाती है। तो ये इजी एग्जाम्पल आप लोगों ने मैक्सिमम देखा होगा। तो क्या हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम लोग बात कर रहे थे इसके। तो पोटास एलम इज अ नेचुरली अकेरिंग स्ट्रिंजेंट, इट वर्क बाय द कॉजिंग प्रोटीन इन टिश्यू और प्रेसिपिटेट रिजल्टिंग इन द कॉन्ट्रेक्शन एंड टाइटिंग ऑफ टिश्यू। ये क्या करते हैं, हमारा ये पोटास एलम हमारा एक नेचुरल प्रोडक्ट है, और इसका जो मेन रहता है वो क्या करता है, प्रोटीन इन टिश्यू। ये जो भी हमारे टिश्यूज़ होते हैं, उनके जो प्रोटीन्स होते हैं, उनको क्या कराता है, वर्क करता है, और उसमें प्रेसिपिटेट बना देता है।
प्रेसिपिटेट का मतलब समझते हो आप? जैसे अपन लोग कोई भी चीज़ दो चीज़ें आपस में मिलेंगी तो मिलने के बाद क्या होता है उसमें प्रेसिपिटेट आ जाता है। जैसे आपने दूध के ऊपर मलाई देखी होगी, एक लेयर बन जाती है। इसी तरह से क्या होता है, ये भी हमारी जो प्रोटीन होते हैं उनकी एक लेयर बना देता है, और लेयर बनाता है जिसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और वहाँ से कोई भी सीक्रेशन और ब्लीडिंग हमारी रुक जाती है। इसका यूज़ अपन लोग देखें, यूज़ इन ट्रीटमेंट माइनर कट, जैसे मैं आपको बता दूं शेविंग करते समय आपको कट लग जाता है, या एब्रेशन। एब्रेशन मतलब क्या होता है, स्क्रैचिंग वगैरह हो जाती है। जैसे अपन जा रहे हैं कहीं कांटा वांटा लगा था या कोई कील आपको स्क्रैच हो गया, या फिर आपकी स्किन इरिटेशन में भी अपन इसका यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ देखें इसका, कॉमनली यूज इन द डिओड्रेंट एंड द वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन में भी आपने देखा होगा कि जैसे आपके पास कोई कंटेनर है, इसमें आप अपना कोई भी पोटास एलम लाते हैं, घुमाते हैं, तो आप कुछ देर में देखते हैं कि उसके तले में क्या हो जाता है, जो भी कचरा था, जो भी कंटेमिनेशन था, वो सब क्या हो गया, हमारे तले में बैठ जाता है। उसका कारण ये होता है कि ये क्या कराता है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है और उनको आपस में मिला देता है, और पूरा कचरा हमारे तले में बैठ जाता है, उससे वाटर हमारा प्यूरिफाई हो जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर अपन लोग बात करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट में क्या हो जाता है, ये क्या होता है, हमारे पास कई बार स्किन में इरिटेशन कर देता है या एलर्जिक रिएक्शन भी प्रोड्यूस कर देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर मन में कोई डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।